Good evening, students. So, this is our lecture number 16 of the Bharati Saksh Adhiniyam 2023. And in this lecture, we are going to conclude our discussion upon section 95 that would be read with section 102 of Bharatiya Saksh Adhiniyam. नाउ अगर आप मेरे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं ये लेक्चर्स बनाता हूं इसके नोट्स मैं पैरेलली टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करता हूं। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको जो भी आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम है उसके अपडेट्स एंड साथ ही साथ नोट्स फ्री ऑफ चार्ज मिलेंगे, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जो ग्रुप का लिंक है वो आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 94 के डिस्कशन को कंक्लूड किया था। हमने सेक्शन 94 की इंपॉर्टेंस को समझा था। हमने ये भी समझा था कि सेक्शन 94 प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस से कैसे कनेक्टेड है। एक बार एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने सेक्शन 94 मतलब लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था, इसका ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट विथ सेक्शन 95। ठीक है, तो सेक्शन 94 जो है इसको हमने सेक्शन 54 एंड सेक्शन 55 के साथ पढ़ा था। सेक्शन 54 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये चीज क्लियरली स्टिपुलेट करता है कि आप ओरल एविडेंस दे सकते हो, लेकिन आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो किस चीजों का, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट के रिगार्डिंग आप कोई भी ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो। बट सेक्शन 58 क्लॉज 5 के वर्चू से आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, बट दैट वुड बी ओनली ओरल अकाउंट। ठीक है, ये हमने सेक्शन 54 में पढ़ा था। इसको पढ़ने के बाद हमने सेक्शन 94 के डिस्कशन को शुरू किया था। सेक्शन 94 के डिस्कशन को जब हमने किया था तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और अगर उस डॉक्यूमेंट को कहा गया है कि आप राइटिंग में रिड्यूस करो, या फिर ये है कि आपने उस डॉक्यूमेंट को राइटिंग में रिड्यूस किया है, तो वहां पर आप उस डॉक्यूमेंट के अलावा कोई भी और एविडेंस नहीं दे सकते। मतलब इस सिचुएशन में सेक्शन 94 में एंटर करने के बाद आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकते हो। दैट वुड ईदर बी प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी एविडेंस अगर आपके पास नहीं है तब हम आपको सेकेंडरी एविडेंस अलाउ कर देंगे देने के लिए, अगर आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रोसीजर को सेटिस्फाई कर रहे हो तो। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमने क्या समझा अभी तक? हमने ये समझा कि जो एविडेंस होता है, एविडेंस 2 प्रकार के होते हैं, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री। हाँ, तो एविडेंस 2 प्रकार के होते हैं, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फर्दर कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, ओरल एविडेंस आप कहां पे दे सकते हो? सेक्शन 54 एंड 55 के अंदर। लेकिन इसके अंदर ही आपने एक प्रोहिबिशन पढ़ा कि आप ओरल एविडेंस दे सकते हो, लेकिन आप किसी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई भी ओरल एविडेंस नहीं दोगे, रादर आपको वो डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 94। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट का जो नेचर है, इट कैन बी प्राइमरी और इट कैन बी सेकेंडरी। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमने सेक्शन 94 में कुछ और डिस्कशंस की थी छोटी मोटी। हमने क्या पढ़ा था कि जब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट को हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी होता ही है, साथ ही साथ हम इनको कहते हैं डिस्पोजिटिव एंड नॉन डिस्पोजिटिव। ठीक है, डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट भी फर्दर क्लासिफाई हो सकते हैं इनटू वॉलंटरली reduced into writing, required by law to be reduced into writing, और यहां पर एक और आ गया voluntarily reduced into राइटिंग। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 कैटेगरीज आ गई थी, और जो डॉक्यूमेंट होता है ये अगेन प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, हमने जब सेक्शन 94 की डिस्कशन की थी तो सेक्शन 94 के डिस्कशन में हमें ये क्लियर मिल गया था कि सेक्शन 94 किन
डॉक्यूमेंट से डील करता है. Dispositive documents voluntarily reduced into writing, dispositive document required by law to be reduced into writing, and non-dispositive document required by law to be reduced into writing. इन तीन कैटेगरीज से सेक्शन 94 डील करता है. ये जो कैटेगरी है नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट वॉलंटरली रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, इससे सेक्शन 94 डील नहीं करता. लेकिन हमने ये भी समझा था कि इवन तो सेक्शन 94 का प्रोहिबिशन इस पे अप्लाई नहीं होगा, बट अभी भी सेक्शन 54 जो है वो एक्टिव है और उसका प्रोहिबिशन अभी भी इस पर अप्लाई होगा. अगर आपने इस डॉक्यूमेंट को राइटिंग में रिड्यूस किया है तो वहां पर आपको अगेन डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा. उसके रिगार्डिंग आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, बिकॉज आपको सेक्शन 54 ने ओरल एविडेंस देने से प्रोहिबिट करके रखा है. इज दैट क्लियर? फिर हमने और क्या समझा था? हमने समझा था कि सेक्शन 94 एंड सेक्शन 95 का नेचर क्या है. ठीक है, हमने ये देखा था कि जो सेक्शन 94 है ये बात करता है रूल ऑफ कंक्लूसिविटी की, और जो सेक्शन 95 है इट डील्स विद रूल ऑफ एक्सक्लूसिविटी. एक सेकंड, मैंने शायद से इसको उल्टा लिख दिया है यहां पर. जस्ट गिव मी अ सेकंड. आई एम सो सॉरी. नहीं, सही है. आई एम सो सॉरी. सही है. ठीक है. हाँ, तो सेक्शन 94 डील्स विद रूल ऑफ कंक्लूसिविटी एंड सेक्शन 95 डील्स विद रूल ऑफ एक्सक्लूसिविटी. ये भी हमने समझा था. ठीक है, इसके साथ ही साथ हमने कुछ और भी चीजें यहां पर कवर की थी कि इसका नेचर क्या होता है सेक्शन 94 का, एंड मैनी अदर टॉपिक्स वी हैव कवर्ड. इसको हमने इंटरलिंक किया था बीएनएसएस के प्रोविजन से, ठीक है, और बीएसए के प्रोविजन से, साथ साथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 49 के साथ भी इसको इंटरलिंक किया था हमने. यहां तक आपको पूरी कहानी समझ में आ गई है ना? आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा. अगर कोई भी डाउट आपको है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा. उस डाउट को मैं नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस कर दूंगा. ठीक है, नाउ एक बार सेक्शन 94 पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग 95 के डिस्कशन को शुरू करेंगे. सो सेक्शन 94 क्या कहता है? एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रांट एंड अदर डिस्पोजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी reduced to the form of document. When the terms of a contract or of a grant or of any other disposition of property have been reduced to the form of a document, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of a document, no evidence shall be given in proof of the terms of such contract, grant or other disposition of property or of such matter except the document itself or secondary evidence of its contents in cases in which secondary evidence is admissible under the provisions herein before contained. तो यहाँ पे जो टर्म आप एविडेंस पढ़ रहे हो, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? ओरल एविडेंस की. मतलब कि इन केसेस में आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, आपको डॉक्यूमेंट को ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो. इसे हम कहते हैं रूल ऑफ कंक्लूसिविटी. ठीक है, हमने ये भी किया था इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक एविडेंस क्या होता है. ठीक है, तो जब बात एक डॉक्यूमेंट की होती है तो वहां पर इंट्रिंसिक एविडेंस देते हैं, या फिर किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हम लोग इंट्रिंसिक एविडेंस भी कहते हैं, बिकॉज वो एक डॉक्यूमेंट के अंदर है. ठीक है, वहां पर आपको किसी भी सराउंडिंग फैक्ट्स को रेफर करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस उस डॉक्यूमेंट पे रिलाई करके ही उसको एज एन एविडेंस प्रूव कर सकते हो. ठीक है, एक्सटेंसिक एविडेंस होता है जहां पर आप किसी डॉक्यूमेंट पे रिलाई नहीं कर रहे हो, रेदर आप सराउंडिंग फैक्ट्स को भी कंसिडरेशन में ले रहे हो. इज दैट क्लियर? ठीक है, सो दिस इज रूल ऑफ कंक्लूसिविटी एंड सेक्शन 95 डील्स विद रूल ऑफ एक्सक्लूसिविटी. अब ये क्या है इसको आइए पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं. आज का लेक्चर भी थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो बेयर विथ मी एंड लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. ओके, सो सेक्शन 95 ऑफ बीएसए. देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जो सेक्शन 94 है इट रिलेट्स टू सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, एंड जो सेक्शन 95 है इट रिलेट्स टू सेक्शन 92 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. ये बात मैंने आपको क्यों बताई है? क्योंकि आज मैं आपको कुछ केस लॉज करवाने वाला हूं. उन केस लॉज में आप जो सेक्शन लाइक मैंने वहां पे अगर सेक्शन 95 लिखा है बीएसए का, तो ऑटोमेटिकली आप लोग समझ जाइएगा कि हम लोग यहाँ पे 92 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को रेफर कर रहे हैं. और अगर मैंने 92 लिखा है तो वहां पर पैरेलली हम लोग 95 को भी रेफर कर रहे हैं. सेम 91 पे भी अप्लाई हो रहा है. अगर मैंने 91 लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हम 94 ऑफ बीएसए को भी रेफर कर रहे हैं, और अगर 94 बीएसए लिखा है तो हम सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को भी रेफर कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? नाउ सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन 95. एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट. क्या कहता है ये? When the terms of any such contract, grant or other disposition of property or any matter required by law to be reduced to the form of a document have been proved according to section 94. मतलब यहां पर क्या कह रहा है? सेक्शन 95 क्लियरली ये कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है
और वो डॉक्यूमेंट प्रूव कर दिया गया है कि वो सेक्शन 94 के एम्बिट में कवर्ड है, मतलब कि वो क्या है, वो या तो एक डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट वॉलंटरली रेड्यूस्ड इनटू राइटिंग है, डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रेड्यूस्ड इनटू राइटिंग है, नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रेड्यूस्ड इनटू राइटिंग है, और नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट नहीं, ये नहीं है, सिर्फ यही तीन है, ठीक है, 1, 2 एंड 3। तो अगर ये प्रूफ कर दिया गया है, किसी पार्टी ने ये चीज प्रूफ कर दिया है कि एक डॉक्यूमेंट जो है वो सेक्शन 94 के एम्बिट में कवर होता है, तो यहां पर क्या होगा आगे, नो एविडेंस ऑफ एनी ओरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड as between the parties to any such instrument or their representatives in interest for the purpose of contradicting, varying, adding to or subtracting from its terms। यहां पर बेसिकली क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। सेक्शन 95 एक प्रिंसिपल ये देता है कि अगर आप सेक्शन 94 में एंटर कर चुके हो तो आप उसके बाद किसी भी ओरल एग्रीमेंट के थ्रू, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, आप उसके बाद किसी भी ओरल एग्रीमेंट के थ्रू ये प्रूव नहीं कर सकते कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, जो ओरिजिनल डिस्पोजिटिव या फिर नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट जो था, उसमें आपने एक ओरल एग्रीमेंट के थ्रू कोई कॉन्ट्रडिक्शन किया है या फिर कोई वेरिएशन किया है या फिर कोई एडिशन किया है और कोई सब्ट्रैक्शन किया है। ये सारी चीजें आप नहीं प्रूव कर सकते, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें क्लियरली ये कहा गया है कि 100 kgs ऑफ राइस ए को बी को सप्लाई करने हैं, ठीक है। अब यहां पर ए ने क्या किया, 50 kg राइस ही सप्लाई किया, तो बाद में वो ये नहीं कह सकता कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में एक एडिशन कर दिया था, एक ओरल एग्रीमेंट के थ्रू एक एडिशन कर दिया था और कह दिया था कि सिर्फ 50 kg राइस ही देना है, ठीक है। यहां पर वो ये नहीं कर सकता। या फिर मान लो एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि 100 kg राइस भिजवाना है, ठीक है। बी बाद में क्लेम करता है कि मैंने 100 kg राइस के साथ 100 kg पोटैटो भी मंगवाए थे, ठीक है, और मैं दोनों का ही जो प्राइस है वो 50,000 स्टिपुलेट किया था। मतलब जो एग्रीमेंट था उसके अंदर जो प्राइस लिखा हुआ था वो था 50,000, लेकिन एग्रीमेंट के अंदर जो कंसिडरेशन था वो सिर्फ राइस का था। बाद में बी कहता है कि मैंने तो पोटैटो भी मंगवाया था, तो यहां पर ये नहीं कर सकता बिकॉज इट इज एन एडिशन। आप एक बार जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए और वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो है वो सेक्शन 94 के अंदर कवर हो गया, तो अगेन आप 95 ये कहता है कि आप फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई ओरल एग्रीमेंट के थ्रू ये नहीं बोल सकते कि हमारे बीच में ओरल एग्रीमेंट हुआ था और उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में हमने कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेरिएशन या फिर कोई कॉन्ट्रडिक्शन किया था। इज दैट क्लियर? मैं इसको और थोड़ा क्लैरिटी समझाता हूं आपको वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, नाउ व्हेन द टर्म्स ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, विच कॉन्ट्रैक्ट, सच कॉन्ट्रैक्ट का यहां पे मतलब क्या है, सेक्शन 94 के यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो ग्रांट है और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है। ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको समझा दिया था लास्ट लेक्चर में। नाउ or any matter required by law to be reduced to the form of a document have been proved according to section 94। मतलब कोई ग्रांट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कोई डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है या फिर कोई भी ऐसा मैटर है जिसको लॉ ने कहा था कि आपको राइटिंग में रिड्यूस करना है और ये प्रूव हो चुका है कि वो सेक्शन 94 के अंदर कवर्ड है, तो आगे क्या होगा, आगे कहता है नो एविडेंस ऑफ एनी ओरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड। हम यहां पर आपको कोई भी ओरल एग्रीमेंट या कोई भी ओरल स्टेटमेंट नहीं देने देंगे एज बिटवीन द पार्टीज टू एनी सच इंस्ट्रूमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंटरेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रडिक्टिंग, वेरिंग, एडिंग टू और सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इट्स टर्म्स। मतलब यहां पर क्या ये सेक्शन 95 प्रोहिबिट कर रहा है कि अगर सेक्शन 94 के अंदर कोई डॉक्यूमेंट फॉल कर गया है, ठीक है, तो बाद में हम आपको कोई भी ओरल एग्रीमेंट नहीं देने देंगे या कोई भी ओरल स्टेटमेंट नहीं देने देंगे। ना हम आपको ओरल यहां पर कोई ओरल एग्रीमेंट प्रूफ करने के लिए अलाउ करेंगे, ना हम आपको कोई ओरल स्टेटमेंट देने देंगे। किस रिगार्डिंग, कि आपने कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन या फिर वेरिएशन किया था डॉक्यूमेंट में थ्रू एन ओरल एग्रीमेंट। अब यहां पर हम यहां पर किसको प्रोहिबिट कर रहे हैं? नाउ हु इज बीइंग प्रोहिबिटेड हियर? बताइए यहां पर हम किसको प्रोहिबिट कर रहे हैं ओरल एग्रीमेंट करने से या फिर ओरल स्टेटमेंट देने से? हम यहां पे प्रोहिबिट कर रहे हैं
पार्टीज टू द एग्रीमेंट को, पार्टीज टू द एग्रीमेंट या फिर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ रिप्रेजेंटेटिव के यहाँ पे मतलब क्या है। ए और बी के बीच में सूट हो रहा था, ए मर गया तो यहाँ पर ए यहाँ पे हो गया, जो केस था उसका नाम हो गया ए थ्रू एल आर्स, और बी भी मर गया, इसका भी हो गया बी थ्रू एल आर्स यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो जो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी ओरल एविडेंस नहीं दे सकते रिगार्डिंग एनी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेरिएशन और कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन प्रूव्ड अंडर सेक्शन 94। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक बार इसको और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद टर्म्स को इसके कवर करते हैं, जो इसमें टर्म्स यूज हुए हैं उसका मतलब क्या है। When the terms of any such contract, grant or other disposition of property or any matter required by law to be reduced to the form of a document have been proved according to section 94। I hope यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। No evidence, यहां पे किस एविडेंस की बात हो रही है? ओरल एविडेंस की। No evidence of any oral agreement or statement shall be admitted as between the parties to any such instrument or their representatives in interest for the purpose of contradicting, varying, adding to or subtracting from its टर्म्स। आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके सारे टर्म्स को समझते हैं। अब सपोज ए जो है वो अपना घर बी को बेच देता है एट अ कंसिडरेशन ऑफ 50 लाख रुपीज। ठीक है, अब यहां पर ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है ये क्या है? इट इज वॉलेंटरली reduced into writing and also required by law to be reduced into writing। ये कौन सा डॉक्यूमेंट है? ये एक डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट है, क्योंकि यहां पर राइट्स, ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज को स्टिपुलेट किया जा रहा है। ठीक है, ये एक डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट है। अब यहां पर इस एग्जांपल को समझिए, ए जो है वो बी को अपना घर बेचता है 50 लाख रुपए में, यानी कि बी जो है उसको 50 लाख रुपए देने हैं और ए जो है उसको घर देना है। ठीक है, तो जब किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल होता है तो वहां पर आपको कैसे करना है? उस सेल को आपको करना है दैट पर्टिकुलर सेल मस्ट बी इन राइटिंग, बिकॉज लॉ ही आपको ये चीज कहता है कि अगर किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल हो रहा है तो वहां पर वो सेल एग्रीमेंट जो है इट मस्ट बी इन राइटिंग, एंड अलॉन्ग विद दैट रजिस्ट्रेशन एक्ट ये कहता है कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब देखते हैं इसमें क्या होगा। मान लो बाद में इनके बीच में एक सूट हो जाता है ए और बी के बीच में, तो यहां पर बी कहता है प्राइस वॉज ₹40 lakhs। ये क्या है? ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। तो क्या यहां पर ये सेक्शन 95 इसको अलाउ कर रहा है? नहीं कर रहा है। आप कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कर सकते। बाद में यहां पर ये होता है कि बी कहता है कि द प्राइस वॉज टू बी पेड आफ्टर 2 years। अब यहां पर ये क्या हो गया? ये हो गया एक वेरिएशन। रिटन एग्रीमेंट ये कहता है कि जैसे ही सेल होगा तुरंत ही आपको पैसे देने हैं, जो हाउस का जो कंसिडरेशन है वो आपको पे करना है। बाद में एक सूट हो जाता है इनके बीच में, बी कहता है कि हमारे बीच में एक ओरल एग्रीमेंट हुआ था सब्सिक्वेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट कि जो पैसा है वो मैं 2 साल में पे करूंगा। तो ये क्या है? ये एक तरह का वेरिएशन है। क्या सेक्शन 95 को अलाउ करता है? नहीं करता। नेक्स्ट, अब यहां पर बी ये कहता है कि ए मुझे कहा था बाद में कि वो उस घर के साथ में उस घर के फर्नीचर्स भी बेचेगा। ठीक है, अब यहां पर ये क्या हो गया? ये अगेन एक एडिशन हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये लिखा होता, अगर उस सेल डीड के अंदर ये लिखा होता कि फर्नीचर्स भी घर के साथ बेचे जाएंगे 50 लाख रुपए में, तब तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन बाद में बी ये नहीं कह सकता कि ए ने मुझे कहा था, लाइक हमारे बीच में एक ओरल एग्रीमेंट हो गया था कि जो फर्नीचर है वो भी ए मुझे बेचेगा। ये नहीं अलाउड है। ये एक तरह का एडिशन है और सेक्शन 95 इसको प्रोहिबिट करता है। ठीक है, और एक और ले लीजिए इसी में। ठीक है, मान लो ऐसा कहा गया था कि जब जो पेमेंट है उसको एडवांस में करना था, मतलब कि सपोज 25 लाख रुपीस कहा गया था कि आपको एडवांस पे करना है। बाद में इनके बीच में सूट हो जाता है, बी कहता है कि एडवांस में तो कोई बात हुआ ही नहीं, एडवांस में बात तो हुआ था लेकिन बाद में हमने एक सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट किया और वहां पर हमने डिसाइड कर लिया कि एडवांस पेमेंट नहीं होगा। तो यहां पर ये क्या है? ये एक सब्ट्रैक्शन है।
तो यहां पर ये चारों की चारों चीजें सेक्शन 95 प्रोहिबिट करता है किसी भी डॉक्यूमेंट में, अगर वो डॉक्यूमेंट सेक्शन 94 के अंदर प्रूव हो चुका है। इज दैट क्लियर? आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार इसको कनेक्ट करके समझ लेते हैं हमने क्या समझा। सेक्शन 94 जो है वो तीन प्रकार के डॉक्यूमेंट से डील करता है, डिस्पोजिटिव एंड नॉन डिस्पोजिटिव, रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग, एंड डिस्पोजिटिव वॉलेंटरली रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग। तो अगर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट है और सेक्शन 94 के अंदर वो डॉक्यूमेंट प्रूव हो चुका है कि वो सेक्शन 94 के अंदर फॉल करता है, तो वहां पर सेक्शन 95 ये कहता है, सेक्शन 95 ये कहता है कि आप ये नहीं कह सकते कि आपके बीच में कोई ओरल एग्रीमेंट हुआ था और उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में आपने कोई एडिशन, वेरिएशन, कॉन्ट्रडिक्शन या सब्ट्रैक्शन किया था थ्रू दैट ओरल एग्रीमेंट। ठीक है, अगर कोई भी ओरल एग्रीमेंट है, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अगर कोई भी ओरल एग्रीमेंट है ये अलाउड नहीं है, लेकिन क्या कोई भी एडिशन, वेरिएशन, सब्ट्रैक्शन ये सारी चीजें की जा सकती हैं थ्रू अ रिटन एग्रीमेंट? बताइए, क्या एक सब्सिक्वेंट रिटन एग्रीमेंट किया जा सकता है जिसके थ्रू कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर वेरिएशन या कॉन्ट्रडिक्शन किया गया हो? द आंसर इज यस, ये किया जा सकता है। सेक्शन 95 जो है वो ओरल एग्रीमेंट को प्रोहिबिट कर रहा है, वो रिटन एग्रीमेंट को प्रोहिबिट नहीं कर रहा है। मतलब अगर आपने कोई सब्सिक्वेंट रिटन एग्रीमेंट किया जिसके थ्रू आपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेरिएशन या फिर कॉन्ट्रडिक्शन किया है, तो सेक्शन 95 उसको डिसअलाउ नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर सिर्फ ओरल एग्रीमेंट का प्रोहिबिशन है, रिटन एग्रीमेंट का प्रोहिबिशन नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक बार लास्ट टाइम इसको पढ़ लेते हैं। When the terms of any such contract, grant or other disposition of property or any matter required by law to be reduced to the form of a document have been proved according to section 94, no evidence of any oral agreement or statement shall be admitted as between the parties to any such instrument or their representatives in interest for the purpose of contradicting, varying, adding to or subtracting from its terms. Is that clear? ठीक है। Now, अब हमें एक केस लॉ करना है। बाय हीरा देवी वर्सेस ऑफिशियल असाइनी ऑफ बॉम्बे 1958 सुप्रीम कोर्ट, 3 जज बेंच, पीबी गजेंद्रकर जस्टिस, ही वॉज द वन हु प्रोनाउंस द जजमेंट। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझिए, इस जजमेंट को करने का पर्पस क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि जो सेक्शन 95 है वो किस पे अप्लाई होता है? वो अप्लाई होता है पार्टीज टू द एग्रीमेंट, ठीक है, या फिर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। यहां तक आपको क्लियर है कि सेक्शन 95 की एप्लीकेशन किस पे है? पार्टीज टू द एग्रीमेंट एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सेक्शन 94 जो है वो 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को कवर करता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? डिस्पोजिटिव एंड नॉन डिस्पोजिटिव, voluntarily reduced into writing, required by law to be reduced into writing, and non-dispositive document required by law to be reduced into writing. ठीक है, now अगर सेक्शन 95 की लैंग्वेज को आप पढ़ते हैं तो यहां पर आपको एक चीज दिख रहा होगा, when the terms of any such contract, grant or other disposition of property or any matter required by law to be reduced to the form of a document have been proved according to section 94, no evidence of any oral agreement or statement shall be admitted as between the parties to any such instrument or their representatives in interest for the purpose of contradicting, varying, adding to or subtracting from its terms. अगर आप सेक्शन 95 को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पे जो टर्म यूज हुआ है वो हुआ है पार्टीज टू द एग्रीमेंट एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। एक बात बताइए, जो नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका सेक्शन 183 का कन्फेशन होता है, ठीक है, जैसे कि आपका सेक्शन 183 बीएनएसएस का कन्फेशन होता है, इट इज अ नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग। इसको नॉन डिस्पोजिटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इस डॉक्यूमेंट से किसी भी पार्टी का कोई राइट एक्रू नहीं हो रहा है, उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, यहां पर जो नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग होते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट यूनिलैटरल इन कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, यूनिलैटरल इन कैरेक्टर होते हैं। लेकिन जो सेक्शन 95 है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग एंड वॉलेंटरली रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, खाली इन दोनों सिचुएशन से डील करता है। वो नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग इससे डील नहीं करता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट है तो वहां पर हम ओरल एविडेंस दे सकते हैं रिगार्डिंग एनी एडिशन,
वेरिएशन, कॉन्ट्राडिक्शन और सब्ट्रैक्शन? द आंसर इज यस, दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट है और वो वॉलेंटरली रिड्यूस किया गया राइटिंग में या फिर लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड किया गया टू बी इन राइटिंग, क्या यहां पर आप ओरल एविडेंस दे सकते हो फॉर एडिशन, वेरिएशन, कॉन्ट्राडिक्शन, सब्ट्रैक्शन? द आंसर इज नो, यहां पर आप नहीं दे सकते। ये आप नहीं दे सकते, लेकिन ये आप दे सकते हो। अच्छा, ऐसा क्यों हम लोग कह रहे हैं यहां पर? क्योंकि सेक्शन 95 में जो टर्म यूज हुआ है वो यूज हुआ है बिटवीन द पार्टीज, और नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो यूनिलैटरल इन कैरेक्टर होते हैं, वहां पे कोई दो पार्टीज नहीं होती हैं। और नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट जो होता है उसकी सिर्फ एविडेंशियरी वैल्यू होती है, उसको एज एन एविडेंस यूज करते हैं, उससे कोई भी राइट एक्रू नहीं होता है। लेकिन जो डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट होते हैं उससे दोनों ही पार्टीज की राइट और लाइबिलिटीज और साथ ही साथ ऑब्लिगेशंस, ये सारी की सारी चीजें एक्रू होती हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। नाउ तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन से डील किया था कि सेक्शन 94 के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स कवर्ड हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट यहां पर एक क्वेश्चन से और डील किया गया था कि अब यहां पर पार्टीज लिख दिया है, पार्टीज टू द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अगर मान लो कोई थर्ड पार्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ए और बी के बीच में एक सूट चल रहा है रिगार्डिंग द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी पे सी जो है वो एज ए टेनेंट रह रहा है। ठीक है, अब यहां पर जो प्रॉपर पार्टी और नेसेसरी पार्टी कौन होता है आपको पता है ना, मैं आपको सीपीसी में इसको पढ़ाऊंगा। सीपीसी में प्रॉपर पार्टी ऐसे पार्टीज होती हैं जिनके बिना डिक्री अगर पास हो जाए तो उसको आप एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। ठीक है, और नेसेसरी पार्टी ऐसी पार्टीज होती हैं जिनके बिना जो सूट है उसका एडजुडिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर पार्टीज वो होती है जिनके बिना आप अगर डिग्री ऑब्टेन कर भी लिए तो वहां पर उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। और नेसेसरी पार्टी वो पार्टीज होती है जिनके लाइक सूट में जरूरत तो है, लेकिन अगर वो नहीं भी रहेंगे तब भी उस सूट को प्रॉपरली एडजुडिकेट किया जा सकता है, एंड अलॉन्ग विद दैट अगर डिग्री पास हो जाती है तो उसको एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। नाउ अब सपोज ए और बी के बीच में एक सेल डीड हुआ। ठीक है, और इस सेल डीड के थ्रू कोई प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर किया जा रहा था। तो इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में ए और बी जो हैं दे आर द पार्टीज, दे आर द प्रॉपर पार्टीज। तो जो सेक्शन 95 का प्रोहिबिशन है वो ए और बी इन दोनों पर अप्लाई होगा, एंड अलॉन्ग विद दैट इन पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके ऊपर भी सेक्शन 95 अप्लाई होगा। बट क्या सी के ऊपर सेक्शन 95 की एप्लीकेशन है? द आंसर इज नो। ठीक है, ये भी हम लोग इसमें समझेंगे। तो अभी तक होप सो आपको डिस्कशन समझ में आ रहा होगा। डिस्कशन बेसिकली बस यहां पर है कि अगर 94 में कोई डॉक्यूमेंट प्रूव हो गया है तो 95 के अंदर आप ये नहीं कह सकते, तो 95 क्या प्रोहिबिट करता है आपको कि 94 में अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रूव हो गया है तो 95 ये कहता है कि बाद में आप कोई ओरल स्टेटमेंट या ओरल एग्रीमेंट नहीं कर सकते रिगार्डिंग दिस कि आपने उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में या डॉक्यूमेंट में कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेरिएशन या कॉन्ट्रडिक्शन किया था। इतना आपको क्लियर हो गया है? इस पर्टिकुलर केस में हम लोग किस मैटर से डील करने वाले ये आपको क्लियर हो गया? आइए इसको पढ़ते हैं। सेक्शन 95 कवर्स, अगर सेक्शन 95 है तो यहां पर आप लोग इंप्लाइडली क्या पढ़ोगे? सेक्शन 92 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। जब आप लोग मेंस में इसका आंसर राइटिंग करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूं। आप पहले लिखोगे सेक्शन 92 इंडियन एविडेंस एक्ट, नाउ सेक्शन 95 बीएसए। क्योंकि इनकी लैंग्वेज चेंज नहीं हुई है तो जो 92 के जो जजमेंट्स हैं वो 95 पर भी इक्वली एप्लीकेबल होंगे। सेक्शन 95 covers both contracts, grant or other disposition of property and also matters required by law to be documented. इतना आपको क्लियर है? Both these phrases are further qualified by the phrase as between the parties. The words as between the parties only refers to bilateral documents, that is dispositive document either voluntarily reduced into writing or dispositive document required by law to be reduced into writing, in which two or more parties are involved and mutual rights and obligations have been created. Thus, in section 95, it is essential that the said document is a bilateral agreement document and therefore, in the phrase required by law to be reduced to writing, only those documents will be covered which are bilateral and hence dispositive. Non-dispositive documents will not be covered under section 95, and if such a document is proved under section 94, to prove any alteration, oral evidence may be given. अब यहां पर क्या सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि सेक्शन 95 की लैंग्वेज को पढ़ के हमें एक क्लैरिटी तो ये आ गया कि 95 में आप एंटर सिर्फ तभी करोगे जब आप पहले सेक्शन 94 में एंटर कर जाओगे।
ठीक है। अब लेकिन सेक्शन 94 में हम 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट से डील करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया है। लेकिन जो ये 3 प्रकार हमारे पास हैं, इसमें खाली 2 ही प्रकार सेक्शन 95 के अंदर कवर्ड है। वो क्यों कवर्ड है वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। नाउ तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ये कहा कि जो ये तीसरा प्रकार है, दैट इज नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग, बड़ा सा शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, ठीक है। नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग, जो ये डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है, ये सेक्शन 95 में कवर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 95 में जो टर्म यूज हुआ है वो हुआ है एज बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये यूनिलैटरल इन कैरेक्टर होता है, यहां पर पार्टीज नहीं होती है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर क्या है कि सेक्शन 95 का अगर सेक्शन 94 में अगर ये डॉक्यूमेंट प्रूव हो गया है तो सेक्शन 95 का जो प्रोहिबिशन है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। मतलब कि आप ओरल एग्रीमेंट, मतलब आप इसके एविडेंस दे सकते हो कि आपके बीच में कोई ओरल एग्रीमेंट हुआ था, या फिर आप ओरल स्टेटमेंट भी दे सकते हो टू प्रूव एनी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेरिएशन और कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। कि कोई भी नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग है, उसमें हमने एक ओरल एग्रीमेंट किया था जिसके थ्रू हमने कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेरिएशन या कॉन्ट्राडिक्शन किया है। इज दैट क्लियर? इसका एविडेंस हम आपको अलाउ कर देंगे। लेकिन अगर कोई डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट है, वहां पर हम आपको अलाउ करेंगे कि आप एविडेंस दे सकते हो रिगार्डिंग एनी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेरिएशन और कॉन्ट्राडिक्शन। द आंसर इज नो। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था। नेक्स्ट, whether the restriction of section 95 applies only upon the parties or it applies on third persons as well। आइए इसको पढ़ते हैं कि सिर्फ पार्टीज के ऊपर इसका एप्लीकेशन है या फिर ये थर्ड पर्सन पे भी अप्लाई होता है। एक बात बताइए, अगर कोई बायलैटरल एग्रीमेंट है, दो पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो सेक्शन 94 उन दोनों पार्टीज को बाइंड कर देती है। लेकिन अगर एक बायलैटरल एग्रीमेंट है तो वो सिर्फ दो पार्टीज को ही बाइंड करेगी ना, वो पूरी दुनिया को तो बाइंड करेगी नहीं। तो क्या कोई थर्ड पर्सन अगर है तो वो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई एविडेंस दे सकता है? इस क्वेश्चन से सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन का आंसर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में किया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या बोला। इट वॉज हेल्ड दैट द वर्ड्स एज बिटवीन, आई एम सो सॉरी, हाँ, it was held that the words as between the parties has another implication also, which is that the restriction of section 95 applies only when there is a suit between the parties to the dispositive document. However, if there is a suit between one of the parties and a third person, then the above restriction will not apply, and to prove alterations they can give oral evidence। ठीक है, एक बार सेक्शन 102 BS से आप देख लीजिए, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, who may give evidence of agreement varying terms of document? Persons who are not parties to a document or their representatives in interest may give evidence of any facts tending to show a contemporaneous agreement varying the terms of the document। तो यहां पर हमें इतनी क्लैरिटी मिल गई कि जो अगर हम सेक्शन 95 को सेक्शन 102 BSA के साथ में पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें यह समझ में आ गया, आई एम सो सॉरी, हाँ, तो हमें यह समझ में आ गया कि अगर पार्टीज हैं तो वो एविडेंस नहीं दे सकते रिगार्डिंग एनी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन और वेरिएशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो एविडेंस नहीं दे सकते। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी है और वो उस बायलैटरल एग्रीमेंट का पार्टी नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है, तो क्या वहां पर वो कोई वेरिएशन का एविडेंस दे सकता है? सेक्शन 102 उसको अलाउ करता है कि वो दे सकता है। इज दैट क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें। Section 94 is a rule of universal application and Section 94 is a rule of narrower application। Narrow और universal कैसे आपको समझ में आ गया होगा ये चीज? The proof of the terms of a document under Section 94 has to be given only in a suit between the parties or even between third persons through documentary evidence। However, proof of alteration cannot be given by a third person as per Section 95। ठीक है? Is that clear? Now, एक बार से दोबारा पढ़ते हैं। सेक्शन 94 इज अ रूल ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड सेक्शन 95 इज अ रूल ऑफ नैरोअर एप्लीकेशन। द प्रूफ ऑफ द टर्म्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 94 हैज टू बी गिवन ओनली इन अ सूट बिटवीन द पार्टीज और इवन बिटवीन थर्ड पर्सन्स थ्रू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हाउएवर, प्रूफ ऑफ ऑल्टरेशन कैन नॉट बी गिवन बाय अ थर्ड पर्सन एज पर सेक्शन 95। समझ में आ गया आपको ये चीज? ओके, अब इसका ये पार्ट छोड़ दीजिए जो मैंने ये लिखवाया, ठीक है, ये मैंने आपको समझा ही दिया तो इट्स नॉट वेरी रेलिवेंट। ओके, 102 को दोबारा देख लेते हैं एंड देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। हु मे गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वेयरिंग टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट? Persons who are not parties to a document or their representatives in interest may
गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट्स टेंडिंग टू शो अ कंटेम्परेनियस एग्रीमेंट वेयरिंग द टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहां तक आपको क्लैरिटी आ गई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 95 के प्रोवाइजोस को कवर करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स रीड द फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 95। प्रोवाइडेड दैट एनी फैक्ट may be proved which would invalidate any document or which would entitle any person। यहां पर क्या की टर्म्स है आपके पास? invalidate any document or which would entitle any person to any decree or order relating thereto, such as fraud, intimidation, illegality, want of due execution, want of capacity in any contracting party, want or failure of consideration or mistake in fact or law। क्या कह रहा है फर्स्ट प्रोवाइजो? देखिए, जब हम बात करते हैं किसी प्रोविजन के प्रोवाइजो की, तो प्रोवाइजो हमेशा कैसे, प्रोवाइजो का इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि इट क्रिएट्स एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। ठीक है, द प्रोवाइजो ऑलवेज क्रिएट्स एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। तो जो यहां पे फर्स्ट प्रोवाइजो आपके पास है, ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर अगर मान लो आपके ऊपर किसी प्रकार का फ्रॉड कमिट किया गया हो या फिर किसी प्रकार का इंटिमिडेशन कमिट किया गया। इंटिमिडेशन का मतलब यहां पर क्या है? इट कुड बी कोर्शन, प्रेशर, अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, किसी प्रकार का इंटिमिडेशन आपके ऊपर किया गया हो, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वही इलीगल है, या फिर देयर वॉज वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन। अब इन सारे टर्म्स को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी बस मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, या फिर देयर वॉज वांट ऑफ कैपेसिटी, दैट इज सपोज जो पार्टी है वो एक माइनर था जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा था। क्या माइनर के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो आपको माइनर के साथ एग्रीमेंट करने से मना करता है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, हाँ, वांट और फेलियर ऑफ कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन प्रॉमिस किया गया था वो आपको मिला ही नहीं, और मिस्टेक इन फैक्ट और लॉ, अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन है तो इन सिचुएशंस को प्रूव करने के लिए आप एविडेंस दे सकते हो। दैट कुड नेसेसरली बी ओरल एविडेंस और ओरल स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? 95 जो है इट डील्स विद द रूल ऑफ एक्सक्लूसिविटी। इट सेज कि अगर एक एग्रीमेंट, एक डॉक्यूमेंट 94 के अंदर प्रूव हो गया है तो 95 उस डॉक्यूमेंट में कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेरिएशन या कॉन्ट्रडिक्शन करने से आपको प्रोहिबिट करता है। फर्स्ट प्रोवाइजो ये कहता है कि हम कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन, सब्ट्रैक्शन या एडिशन नहीं कर रहे हैं, रैदर हम जो वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है उसकी लीगैलिटी को ही चैलेंज कर रहे हैं। तो क्या सेक्शन 95 का जो जनरल रूल है वो उसकी लीगैलिटी को चैलेंज करने से प्रोहिबिट कर रहा है? नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर कर भी रहा है तो यहां पर जो प्रोवाइजो है इट क्रिएट्स एन एक्सेप्शन कि आप उस डॉक्यूमेंट के लीगैलिटी को क्वेश्चन कर सकते हो। दैट्स द फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 95 कि the parties to the agreement or their representative can challenge the legality of that document। इसको दोबारा पढ़ते हैं। Provided that any fact may be proved through oral or documentary evidence which would invalidate any document मतलब कि इस डॉक्यूमेंट की जो एग्जिस्टेंस है उसको ही इनवैलिडेट कर दे। अब यहां पर जब हम इनवैलिडेशन की बात करते हैं तो इनवैलिडेशन इलीगैलिटी के केस में भी हो सकता है, अगर डॉक्यूमेंट वॉइड है, अगर एग्रीमेंट वॉइड है तो उस केस में भी हो सकता है, और अगर एग्रीमेंट वॉइडेबल है तो इन केसेस में भी हो सकता है। इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट, आगे, और विच वुड इंटाइटल एनी पर्सन टू एनी डिक्री और ऑर्डर रिलेटिंग देयर टू। अब इसका मतलब यहां पर क्या है मैं आपको समझाता हूं। अब सपोज जो पार्टी एग्रीव्ड है मतलब क्या कि सपोज ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ नहीं, ए ने क्या किया, बी को एक ब्लैंक पेपर दिया और उससे उस पर सिग्नेचर ले लिए, बी के सिग्नेचर ले लिए। बाद में उसने इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के ऊपर बहुत सारे टर्म्स लिख दिए और इसको एग्जीक्यूट करने चला गया। बी ने एक सूट फाइल किया अगेंस्ट ए और इस डॉक्यूमेंट को इनवैलिडेट डिक्लेयर करवाने का प्रयास किया। तो अगर सूट यहां पर बी ने फाइल किया है तो डिक्री किसके फेवर में आएगी? बी के फेवर में आएगी। तो यहां पर ये क्या कहता है, और विच वुड इंटाइटल एनी पर्सन टू एनी डिक्री, मतलब यहां पर बी की बात हो रही है, और ऑर्डर रिलेटिंग देयर टू। अब सपोज वहां पर जो वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है उसको कोर्ट ने इनवैलिडेट नहीं किया बट कोई और ऑर्डर पास कर दिया, कोई इंजंक्शन दे दिया उसको कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आप एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते जब तक कि सूट जो है वो कंक्लूसिवली एडजुडिकेट ना हो जाए। ठीक है, तो कोर्ट यहां पर ऑर्डर भी पास कर सकता है,
कोर्ट यहाँ पे डिक्री भी पास कर सकता है. इज दैट क्लियर? नाउ यहाँ पर क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट एनी फैक्ट मे बी प्रूव विच वुड इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट. मतलब आप किसी भी ऐसे फैक्ट को प्रूव कर सकते हो जो किसी डॉक्यूमेंट को इनवैलिडेट करे. और विच वुड इंटाइटल एनी पर्सन टू एनी डिग्री और ऑर्डर रिलेटिंग देयर टू. या फिर वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को एक डिग्री दे दे. मैं आपको एक बात बताता हूं, जब कोई सूट फाइल करता है, ठीक है, और अगर उसके फेवर में जजमेंट आ जाता है तो हम कहते हैं द सूट इज डिक्रीड. ठीक है, अगर कोई सूट फाइल करता है और उसके अगेंस्ट में जजमेंट आता है तो हम यहां पर कहते हैं द सूट इज डिसमिस्ड. तो यहां पर जो एग्रीव पार्टी होगी वो कौन होगी? जब लोग यहां बात कर रहे हैं एनी पर्सन टू एनी डिक्री, तो एनी पर्सन टू एनी डिक्री यहां पे किस इंसान की बात हो रही है? जिसके अगेंस्ट में फ्रॉड, इंटिमिडेशन या फिर कोई भी प्रैक्टिस किया गया है. इज दैट क्लियर? आगे, और ऑर्डर रिलेटिंग देयर टू सच एज फ्रॉड, इंटिमिडेशन, इलीगैलिटी, वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन, वांट ऑफ कैपेसिटी इन एनी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, वांट और फेलियर ऑफ कंसिडरेशन और मिस्टेक इन फैक्ट और लॉ. अब यहां पर ये सारे टर्म्स को एक एक करके समझते हैं. ठीक है, नाउ फ्रॉड तो आपको पता ही है क्या होता है. एक एग्जांपल आपको देता हूं. मान लो ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, कि बी जो है वो ए से एक हॉर्स खरीदेगा. ए को पता था कि ये जो हॉर्स है ये अनसाउंड है, मतलब पागल है ये घोड़ा, लेकिन वो बी को बोलता है कि जो घोड़ा है ये साउंड है. तो यहां पर ये क्या हो गया? यहां पर ए ने बी के अगेंस्ट में एक फ्रॉड किया. अब जो इनके बीच में अगर मान लो कोई रिटन एग्रीमेंट हुआ था इस रिगार्डिंग कि ए और बी जो है, ए जो है वो बी को अपना हॉर्स बेच रहा है, इस ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ था तो इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को चैलेंज कर सकता है बी ऑन द बिकॉज ऑफ प्रोवाइजो 1. ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं, इंटिमिडेशन. अब इंटिमिडेशन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया. एनी टाइप ऑफ कोर्जन, थ्रेट, अनड्यू इन्फ्लुएंस और प्रेशर. अगर ये उस टाइम पर अवेलेबल था, मतलब किसी भी प्रकार का कोर्जन, थ्रेट या प्रेशर जब एग्रीमेंट एंटर किया जा रहा था दोनों पार्टीज के द्वारा, उस टाइम पर अगर इसकी कोई भी प्रेजेंस थी तो बाद में आप इसके रिगार्डिंग एविडेंस दे सकते हो और ओरल स्टेटमेंट दे सकते हो कि यहां पर इन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस की एग्जिस्टेंस थी एंड इस वजह से जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है इट शुड ईदर बी वॉइड और वॉइडेबल. इज दैट क्लियर? देखिए 95 का जनरल रूल जो है वो आपको ओरल एग्रीमेंट, ठीक है, आपको कोई भी एविडेंस देने से मना करता है रिगार्डिंग एनी ओरल एग्रीमेंट और ओरल स्टेटमेंट. ठीक है, लेकिन जो ये फर्स्ट प्रोवाइजो है इट इज एन एक्सेप्शन और ये आपको अलाउ करता है कि आप ओरल स्टेटमेंट दे सकते हो इस रिगार्डिंग कि जो ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट था ये इंटिमिडेशन के थ्रू मुझसे एंटर करवाया गया था. आगे, इलीगैलिटी. नाउ इलीगैलिटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. अब देखिए 3 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. ठीक है, सॉरी, 3 प्रकार के एग्रीमेंट होते हैं. मतलब एक एग्रीमेंट जो है वो 3 प्रकार से क्वॉश हो सकता है. इधर जो एग्रीमेंट था वो वॉइड था, या फिर वो वॉइडेबल था, या फिर वो इलीगल था. जब हम बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की तो इसका डेफिनेशन आपको सेक्शन 2 क्लॉज जे ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मिल जाएगा. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आपको सेक्शन 2 क्लॉज आई के अंदर मिल जाएगी. और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं ये आपको सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मिल जाएगा. ठीक है, नाउ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हम इसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं जो कि शुरू से ही शून्य था, शुरू से ही जीरो था, उसकी कोई एग्जिस्टेंस थी ही नहीं. अगर कोई भी पार्टी कोर्ट में जाती है और उसको वॉइड डिक्लेयर करवाना चाहती है तो करवा सकती है. वॉइडेबल हम किसे कहते हैं? जहां पर एक पार्टी के पास ये पावर है कि वो किसी एग्रीमेंट को, किसी ट्रांजैक्शन को वॉइड डिक्लेयर करवा सके. इसे हम कहते हैं एट द इंस्टेंस ऑफ वन पार्टी. लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लो ए और बी के बीच में एक सेल हुआ प्रॉपर्टी का. ठीक है, जो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू थी उस टाइम पे वो थी 15 लाख रुपए, लेकिन बी ने ए को वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बेचा एट अराउंड सपोज 10 लाख रुपीज. ठीक है, अब 10 लाख में उसने क्यों बेचा? क्योंकि ए ने बी के ऊपर प्रेशर डाला, ए ने बी को कोर्स किया कि तुम जो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है इसको मुझे 10 लाख में बेचो rather than 15 लाख में, जो उसकी मार्केट वैल्यू से कम में बेचो. तो बी प्रेशर में आके उसको 10 लाख में वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बेच दिया. ठीक है, नाउ यहां पर जो ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट हुआ है ये किस में हुआ है? कोर्जन में हुआ है. ठीक है, सपोज बाद में क्या हुआ, बाद में ऐसा हुआ कि जो प्रॉपर्टी था ना उसकी वैल्यू डिमिनिश होके 2 लाख रुपए हो गई. ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें तो बी को तो फायदा ही हो गया ना, भले उसको दबाव में डाल के उस एग्रीमेंट को करवाया गया था
लेकिन उसको 10 लाख रुपए मिल रहे थे और बाद में प्रॉपर्टी की वैल्यू घट के 2 लाख रुपए हो गई, तो वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करवा सकता है और वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को फोर्स में रहने दे सकता है अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे पावर किसके पास है डॉक्यूमेंट को, एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर करवाने की? बी के पास है, ए के पास नहीं है। लेकिन जब कोई एग्रीमेंट वॉइड होता है तो ए और बी दोनों ही उसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो वॉइड एंड वॉइडेबल आपको समझ में आ गया। अब इलीगल किसे कहते हैं? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हम उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं जहां पर जो ऑब्जेक्ट हो, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट आप अचीव करना चाहते हो उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से, या फिर जो कंसिडरेशन हो वही इलीगल हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ए और बी एग्रीमेंट करते हैं कि ए जो है वो बी को 50 लाख रुपए देगा, बदले में बी जो है वो सी का मर्डर कर देगा। तो यहां पर जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट है यही इलीगल है, यहां पर ये अलाउड नहीं है। कंसिडरेशन में क्या आ गया कि ए जो है वो बी को कहता है कि तुम मेरे को अपना घर बेच दो, बदले में मैं तुमको 100 kg गांजा दूंगा, वीड दूंगा। ठीक है, क्या यहां पर ये अलाउड है? नहीं है, बिकॉज जो कंसिडरेशन है वो कंसिडरेशन ही लॉ की नजरों में अलाउड नहीं है, वो कंसिडरेशन ही लॉ की नजरों में इलीगल है और ऑब्जेक्ट भी इलीगल है। तो इन केसेस में क्या होगा, जो वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम इलीगल मानेंगे। तो यहां पर हमने क्या समझा, प्रोवाइसो 1 ये कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है तो वहां पर आप एविडेंस दे सकते हो, ठीक है, और आप ओरल स्टेटमेंट दे सकते हो प्रूफ करने के लिए वो जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है वो इलीगल इन नेचर है। नेक्स्ट, वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन। अब यहां पे वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल कि सिग्नेचर जो है वो फोर्ज्ड थे, ठीक है, या फिर सिग्नेचर जो है वो किसी ब्लैंक पेपर पे ऑब्टेन किया गया था। तो यहां पर क्या हो गया, वांट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन, मतलब उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते थे बिकॉज एक पार्टी जो है उसके सिग्नेचर को फोर्स्ड किया गया। जब तक कि पार्टी विलिंगली किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर ना करे सारे टर्म्स को पढ़ने के बाद, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है वो ड्यूली एग्जीक्यूट हुआ है। इज दैट क्लियर नाउ? अच्छा, ये वांट का मतलब क्या होता है? वांट का मतलब होता है लैक ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, वांट ऑफ कैपेसिटी इन एनी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, कोई माइनर है या फिर अगर उसको लॉ ने डिक्लेयर किया है कि वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूँ, सेक्शन 11 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बताता है कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इफ अ पर्सन इज अ माइनर दैट इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, इफ अ पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर a person who has been expressly declared by any law that he can not enter into a contract. Next, want or failure of consideration. Suppose मान लो A और B के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि B जो है वो A को मशीन सप्लाई करेगा। रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मशीन जो है ये मतलब टूट गया, ये मतलब तबाह हो गया मशीन। तो यहां पर जो ये कंसिडरेशन था बी का कि वो मशीन सप्लाई करेगा, क्या ये फुलफिल हो पाया? नहीं हो पाया। तो यहां पर क्या हो गया, वांट और फेलियर ऑफ कंसिडरेशन। नेक्स्ट, और मिस्टेक इन फैक्ट और लॉ। लाइक फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि ए जो है वो बी को चेतक बेचेगा। अब बी को लगा कि वो ए जो है वो अपना चेतक घोड़ा बेच रहा है और ए जो है वो अपना चेतक स्कूटर बेचने वाला था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिस्टेक इन फैक्ट। इज दैट क्लियर? एक बार इस प्रोवाइजो को दोबारा पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट एनी फैक्ट मे बी प्रूव विच वुड इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट। हम किसी भी ऐसे फैक्ट को प्रूव कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को ही इनवैलिडेट कर दे, और which would entitle any person to any decree or order relating thereto, such as fraud, intimidation, illegality, want of due execution, want of capacity in any contracting party, want or failure of consideration, or mistake in fact or law. क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट प्रोवाइजो पे आते हैं। नेक्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है? Provided further that the existence of any separate oral agreement as to any matter on which a document is silent, provided further that the existence of any separate oral agreement as to any matter on which a document is silent and which is not inconsistent with its terms may be proved in considering whether or not this proviso applies, the court shall have regard to the degree of formality of the document. इसको तोड़ तोड़ के हम लोग बहुत ध्यान समझेंगे। ठीक है, नाउ प्रोवाइजो 2 क्या कहता है? सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ए जो है उसका बी के साथ एक एग्रीमेंट होता है कि वो बी को घोड़ा बेचेगा।
ठीक है, एग्रीमेंट हो गया, बी ने पैसे भी सप्लाई कर दिए, सपोज उसने 10 लाख रुपए दे दिए घोड़े के लिए। आज के टाइम पे घोड़े वाकई बहुत महंगे मिलते हैं, तो 10 लाख सुन के ज़्यादा सरप्राइज मत होइएगा, ठीक है। ए जो है वो बी को घोड़ा बेच रहा है, बी जो है बदले में उसको 10 लाख रुपए दे रहा है, ठीक है। नाउ अब यहां पर क्या हुआ ना, घोड़े की डिलीवरी नहीं हो रही है, घोड़े को डिलीवर नहीं किया जा रहा बी को। तो यहां पर डिलीवर क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो एग्रीमेंट है इट वॉज साइलेंट अपॉन द टॉपिक ऑफ डिलीवरी। तो क्या यहां पर ए और बी इसके रिगार्डिंग ओरल स्टेटमेंट और एविडेंस दे सकते हैं कि हमारे बीच लाइक कि घोड़े की डिलीवरी कैसे करनी थी? दे सकते हैं, क्योंकि प्रोवाइजो 2 इनको अलाउ कर रहा है। क्या कहता है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट, ठीक है, एज टू एनी मैटर ऑन विच अ डॉक्यूमेंट इज साइलेंट। मतलब मान लो इनके बीच में अगर कोई सेपरेट ओरल एग्रीमेंट हो गया था कि ए जो है वो बी को घोड़ा सप्लाई करेगा विद इन 5 मंथ्स, ठीक है। अब बी ने यहां पर सूट फाइल कर दिया और बोला कि ए जो घोड़ा दे ही नहीं रहा है, तो यहां पर जो ए है वो कह सकता है कि हमारे बीच में एक सेपरेट ओरल एग्रीमेंट हुआ था जिसमें मैंने ये बोला था कि मैं घोड़ा आपको 5 महीने में दे दूंगा। तो क्या ए ये काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। एंड विच इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद इट्स टर्म्स, यहां पे कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए सेपरेट ओरल एग्रीमेंट के बीच में। लाइक सपोज मैं आपको बताता हूं, मान लो एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि डिलीवरी आपको करनी है मेरे घर पे, डिलीवरी एट होम, घोड़े का जो डिलीवरी है वो आपको घर पे करना है विद इन 1 मंथ, ठीक है। अब आपने बाद में बोला कि हमारे बीच में एक सेपरेट ओरल एग्रीमेंट हो गया और उसमें मैंने बोला कि मैं 5 महीने में घोड़े को डिलीवर कर दूंगा। तो यहां पर क्या हो गया, जो ये सेपरेट ओरल एग्रीमेंट है ये इनकंसिस्टेंट हो गया विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको हम अलाउ करेंगे? नहीं, इसको हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, in considering whether or not this proviso applies, the court shall have regard to the degree of formality of the documents. इसका क्या मतलब हुआ? डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। देखिए मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। जब सपोज कोई एग्रीमेंट हो रहा है 2 पार्टीज के बीच में, उस एग्रीमेंट में किसी एडवोकेट का रोल नहीं है या किसी एक्सपर्ट पर्सन का रोल नहीं है, ठीक है। ए और बी के बीच में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसको जो ड्राफ्ट है ना ए और बी ने मिलकर ही किया। ए और बी उतने पढ़े लिखे भी नहीं है, उनके पास लॉ की डिग्री भी नहीं है, बट सपोज एक एडवोकेट है जो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, उसने ए और बी के बीच का एग्रीमेंट जो है उसको ड्राफ्ट किया है। तो यहां पर जब कोई एग्रीमेंट एक एडवोकेट ड्राफ्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो कोई भी टर्म जो है उसको छोड़ेगा नहीं, सारे टर्म्स को कवर करेगा वहां पर, है कि नहीं। तो अगर डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत ही फॉर्मल इन कैरेक्टर है, अगर ए और बी उसको ड्राफ्ट करते हैं तो वो इनफॉर्मल सा होगा, ठीक है। उसमें एकदम लाइक प्रॉपर लॉ की कंप्लायंस नहीं होगी या फैक्ट की कंप्लायंस नहीं होगी। लेकिन अगर कोई एडवोकेट उसको ड्राफ्ट कर रहा है या कोई एक्सपर्ट उसको ड्राफ्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो डॉक्यूमेंट जो है वो फॉर्मल इन नेचर होगा, ठीक है। तो कोर्ट को ये चीज डिसाइड करने से पहले कि अगर कोई एग्रीमेंट है, अगर कोई एग्रीमेंट है उसमें कोई टर्म जो है उसके रिगार्डिंग कोई डिस्कशन नहीं की गई है, कोई टर्म जो है वो साइलेंट है, ठीक है। तो यहां पर ये जो साइलेंस है रिगार्डिंग दैट टर्म वो इंटेंशनल है कि अनइंटेंशनल है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा विथ रिगार्ड टू द डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। इज दैट क्लियर? इसका जो बेस्ट एग्जांपल है आपका वो इलस्ट्रेशन 1 है। आइए इसको पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन 1 क्या कहता है। हाँ, अ पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस is affected on goods in ships from Kolkata to Visakhapatnam. The goods are shipped in a particular ship which is lost. The fact that particular ship was orally accepted from the policy cannot be proved. यहाँ पर क्या कह रहा है? A policy of insurance is affected on goods. Goods की जो goods हैं उनको इंश्योर किया गया था, ठीक है, in ships from Kolkata to Visakhapatnam. The goods are shipped in a particular ship which is lost. ठीक है, The fact that particular ship was orally accepted from the policy cannot be proved. जो गुड्स है उनको इंश्योर किया गया था इंश्योरेंस कंपनी के साथ। अब क्या हुआ कि जिस पर्टिकुलर शिप में उस गुड को लेके जाना था वो शिप ही गायब हो गया। तो यहां पर इंश्योरेंस कंपनी बाद में कहती है कि मैंने और जो पार्टी लाइक हमारे से इंश्योरेंस लिया है, हम दोनों के बीच में एक ओरल एग्रीमेंट हुआ था कि ये पर्टिकुलर शिप जो है इसको हमने एग्जेम्प्ट कर दिया है फ्रॉम इंश्योरेंस। ये प्रूव नहीं हो सकता। क्यों ये प्रूव नहीं हो सकता? बिकॉज पहले मैं आपको बताता हूं मेन रीजन क्या है। मेन रीजन ये है कि इसके ऊपर पहले तो कोई प्रोवाइजो अप्लाई होगा ही नहीं। प्रोवाइजो कब अप्लाई होगा? जब यहां पर कोई एक्सेप्शन होगा। जब हम कोई एक्सेप्शन दे रहे हैं तब प्रोवाइजो अप्लाई होगा। इस पे अप्लाई तो मेन पार्टी होने वाला है, जो जनरल रूल है, ठीक है।
लेकिन साथ ही साथ अगर हम लोग प्रोवाइजो 2 देखते हैं तो वहां पर कहा गया था ना कि फॉर्मल नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट को भी देखा जाएगा। तो जो एक इंश्योरेंस का एग्रीमेंट होता है और इतना बड़ा शिप से चीजों का सप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो इंश्योरेंस का एग्रीमेंट होगा वो बहुत ही फॉर्मल इन नेचर होगा। तो आप यहाँ पे बाद में ये नहीं कह सकते कि एक शिप जो खो गया था उसको हमने ओरली एग्जिम्ट किया था थ्रू अ सेपरेट ओरल एग्रीमेंट। कोर्ट आपको ये अलाउ नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, जो आपका फर्स्ट इलस्ट्रेशन है इसके ऊपर जो मेन पार्ट है सेक्शन 95 का, यानी जो जनरल पार्ट है वही अप्लाई होगा, इसमें कोई भी प्रोवाइजो अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, थर्ड प्रोवाइजो, provided also that the existence of any separate oral agreement constituting a condition precedent to the attaching of any obligation under any such contract, grant or disposition of property may be proved. अब यहां पर ये थर्ड प्रोवाइजो क्या कहता है, ठीक है। थर्ड प्रोवाइजो यहां पर ये हो गया कि अगर मान लो एग्रीमेंट को एंटर करने से पहले आपने कोई कंडीशन लगाई थी, इसमें मैं कोई एग्जांपल आपको समझाता नहीं हूं, बहुत इजी है ये समझना, ठीक है। आपने कोई कंडीशन लगाई थी, फॉर एग्जांपल कंडीशन ये थी कि मैं आपसे ये घर खरीद रहा हूं, लेकिन इस घर को खरीदने से पहले जो यहां पे टेनेंट रह रहा है उसको आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। इनके बीच में एक ओरल एग्रीमेंट हो गया यहां पर ए और बी के बीच में कि जब मैं आपसे आपका हाउस परचेज कर लूंगा उससे पहले मुझे जो भी आपके हाउस में टेनेंट रह रहे हैं वो खाली चाहिए, ठीक है। अब ए ने बी के साथ हाउस परचेज कर लिया, लेकिन ये टेनेंट अभी भी यहां पर रह रहे हैं क्योंकि इनका एग्रीमेंट एक्सपायर नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि इनका एग्रीमेंट अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ था। तो यहां पर ए जो है वो बी के अगेंस्ट में एक सूट कर सकता है एंड ही कैन वेरी वेल से कि हमारे बीच में एक कंडीशन प्रेसिडेंट था, ठीक है, और उस कंडीशन प्रेसिडेंट से बी ने कंप्लाई नहीं किया। इज दैट क्लियर? तो अगर कोई भी ओरल एग्रीमेंट हुआ है रिगार्डिंग अ कंडीशन प्रेसिडेंट तो वो आप प्रूव कर सकते हो। सेक्शन 95 का जो मेन पार्ट है वो आपको प्रोहिबिट नहीं करेगा ये पार्ट प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट प्रोवाइजो, provided also that the existence of any distinct subsequent oral agreement to rescind or modify any such contract, grant or disposition of property may be proved, except in cases in which such contract, grant or disposition of property is by law required to be in writing or has been registered according to the law in force for the time being as to the registration of documents. क्या कहता है ये? देखिए, जो सेक्शन 94 और सेक्शन 95 है, सेक्शन 94 और 95 जो है ये आपको ये कहता है कि जो आपने एग्रीमेंट किया है, ठीक है, उसके टर्म्स और जो कंडीशंस हैं वो हम आपको प्रूव नहीं करने देंगे थ्रू ओरल एग्रीमेंट और थ्रू ओरल स्टेटमेंट। सेक्शन 95 जो है वो ये कहता है कि अगर अगर कोई भी एडिशन, वेरिएशन, सब्ट्रैक्शन या फिर कॉन्ट्रडिक्शन किया है थ्रू एन ओरल एग्रीमेंट इन दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट, तो हम आपको वो भी प्रूव नहीं करने देंगे। लेकिन जो ये पर्टिकुलर प्रोवाइजो है, जो अभी प्रोवाइजो पढ़ रहे हो, अभी प्राइमा फेसाई आपको लगेगा कि ये थोड़ा बहुत अगेंस्ट जा रहा है विद द जनरल पार्ट ऑफ सेक्शन 95 एंड 94, बट ये नहीं जा रहा है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट है, ठीक है, कोई डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट है, किस पर्पस के लिए? ईदर टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट और टू मॉडिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मे बी प्रूव्ड, ठीक है, यहां तक बस रहते हैं। तो ये आप प्रूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि 100 kg आलू सप्लाई करना है, बाद में आपने एक डिस्टिंक्ट ओरल एग्रीमेंट के थ्रू आपने ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट था इसको कैंसिल कर लिया, मतलब आपने दोनों ने मिलके इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को कैंसिल कर लिया। तो यहां पर कोर्ट आपको ये अलाउ करेगा प्रूफ करने के लिए कि एक डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट के थ्रू हमने इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया था, या फिर मॉडिफाई करके क्या किया, 100 kg आलू के बजाय 80 kg आलू कर दिया। अब देखिए, आपको लग रहा होगा अभी ये कि थोड़ा बहुत ये अगेंस्ट जा रहा है 94 95 के प्रिंसिपल के, बट द रियलिटी ये नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि 94 और 95 की जो एप्लीकेशन है वो कहां पर हो रही है? वो उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट पे हो रही है। आप यहां पे डिस्टिंक्ट और सब्सिक्वेंट, मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब यहां पर क्या हुआ, नॉट रिलेटेड टू द प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट,
ठीक है, आपने एक डिस्टिंक्ट अलग से एक ओरल एग्रीमेंट किया है, तो यहां पर हम आपको, अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशन या रेसिशन कर रहे हैं तो वो आपको अलाउ कर देंगे। आगे यहां पर क्या कह रहा है, आगे यहां पे कह रहा है एक्सेप्ट इन केसेस इन विच सच कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज बाय लॉ required to be in writing or has been registered according to the law in force for the time being as to the registration of documents। लेकिन हम आपको ये रेसिशन या मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं करेंगे अगर वो डॉक्यूमेंट जो है इट हैज बीन ड्यूली रजिस्टर्ड, बिकॉज द लॉ सेज कि आपको इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाना है। मतलब मान लो ए और बी के बीच में अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल हुआ था तो आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल को रजिस्टर करवाना पड़ता है। अब आपने इसको रजिस्टर भी करवा दिया, तो बाद में आप ये नहीं कह सकते रजिस्टर करवाने के बाद कि आपने एक ओरल एग्रीमेंट के थ्रू इसको मॉडिफाई या फिर रिसाइंड किया था। नहीं कर सकते। सिर्फ उन केसेस में हो सकता है जहां पे डॉक्यूमेंट को ड्यूली रजिस्टर ना करना पड़ा हो, मतलब जहां पे आपको लॉ ये नहीं कहता कि आपको किसी डॉक्यूमेंट को ड्यूली रजिस्टर करना है। इज दैट क्लियर? फिर से पढ़ लेते हैं इसको। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट to rescind or modify any such contract, grant or disposition of property may be proved except in cases in which such contract, grant or disposition of property is by law required to be in writing or has registered according to law in force for the time being as to the registration of documents। is that clear? ठीक है, आगे। Provided also that any usage or custom by which incidents not expressly mentioned in any contract are usually annexed to contracts of that description may be proved। अब जैसे क्या होता है ना, कई एरिया में कई प्रकार के यूजेजेस और कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं ट्रांजैक्शन में। ठीक है, जैसे पहले ये समझ लिए कि यूजेजेस और ये जो टर्म कस्टम्स है इनका डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, हाँ, हम बात करते हैं यूजेजेस की। यूजेजेस हम उसे कहते हैं जहां पर लाइक एक प्रैक्टिस है जिसको जनरली बहुत टाइम तक, ठीक है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम किसी एरिया में प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे यूजेज। अब जब उसी प्रैक्टिस को लॉ रिकॉग्नाइज कर लेता है तो वो एक कस्टम बन जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, उस एरिया में ऐसा होता है ना कि जब भी किसी दो पार्टीज के बीच में कॉटन का सेल होता है, ठीक है, तो यहां पर जो खरीदने वाला पार्टी होता है, सपोज ए यहां पे खरीदने वाला पार्टी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कॉटन का वजन, उसका वेट जो है वो खरीदने वाला पार्टी करवाएगा, जो भी उसके चार्जेस होंगे वो ए बेयर करेगा। तो यहां पर अगर मान लो कोई ऐसा यूजेज या कस्टम है, ठीक है, ये एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में वो यूजेज या कस्टम जनरली फॉलो होता है, तो वहां पर आप उसके रिगार्डिंग ओरल एग्रीमेंट दे सकते हो कि इस पर्टिकुलर एरिया में कोई यूजेज और कस्टम है वो जनरली फॉलो होता है और वो लाइक यहां पर भी फॉलो होना चाहिए हमारे एग्रीमेंट में, भले वो कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखा हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट प्रोवाइजो। Provided also that the annexing of such incident would not be repugnant to or inconsistent with the express terms of the contract। अब यूजेज और कस्टम यही कहता था कि खरीदने वाला ही कॉटन को वे करेगा, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें एक्सप्रेसली ये मेंशन्ड हो गया कि बेचने वाला कॉटन को वे करेगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज एक्सप्रेसली मेंशन्ड है तो जो यूजेज कस्टम है उसको वो एक्सप्रेस इंटेंशन जो है, जो एक्सप्रेस इंटेंशन है वो ओवरराइड कर देगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट प्रोवाइजो एंड लास्ट प्रोवाइजो फॉर टुडे। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एनी फैक्ट may be proved which shows in what manner the language of a document is related to existing facts। यहां पर देखिए बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर लैंग्वेज जो है वो थोड़ी एम्बिगुअस है, एम्बिगुअस मतलब क्या है, अस्पष्ट है, क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर। लाइक भाई अगेन मैं आपको बता रहा, ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि ए जो है वो बी को अपना चेतक बेचेगा, बी सोच रहा था कि वो चेतक घोड़ा खरीद रहा है और ए सोच रहा था कि वो चेतक स्कूटर बेच रहा है। तो यहां पे जो टर्म चेतक है ये एम्बिगुअस है, ये एम्बिगुअस है एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग यहां पर ए और बी दोनों एविडेंस दे सकते हैं कि उनकी इंटेंशन क्या थी बेचने की। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे प्रोवाइजो समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं इसका रिकैप आपको करवा देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 94 व्हेन रेड विद सेक्शन 95 हमें इतना क्लियर हो गया कि सेक्शन 95 सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स को कवर करता है
जो डॉक्यूमेंट्स डिस्पोजिटिव इन नेचर होते हैं, चाहे वो वॉलंटरली रेड्यूस इनटू राइटिंग किया गया हो या फिर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रेड्यूस इनटू राइटिंग हो। इज दैट क्लियर? ठीक है। नाउ सेक्शन 95 क्या प्रोहिबिट करता है? वो कहता है कि इन डॉक्यूमेंट्स में अगर आपने किसी ओरल एग्रीमेंट के थ्रू कोई वेरिएशन, सब्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन या एडिशन किया है तो वो ओरल एग्रीमेंट को आप प्रूव नहीं कर सकते। साथ ही साथ आप इन सिचुएशंस के रिगार्डिंग कोई भी ओरल स्टेटमेंट भी नहीं दे सकते। ओरल एग्रीमेंट है ये, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया? नाउ जो इसका प्रोवाइजो है सेक्शन 95 का, वो क्या करता है? वो जनरल रूल का एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है। जो पहला इसका प्रोवाइजो है वो कहता है कि अगर जो एग्रीमेंट है वही इनवैलिडेट किया जा सकता है तो उसके रिगार्डिंग आप ओरल स्टेटमेंट दे सकते हो। इज दैट क्लियर? सेकंड प्रोवाइजो क्या कहता है कि अगर कोई सेपरेट ओरल एग्रीमेंट था रिगार्डिंग अ मैटर जिसपे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साइलेंट है, तो क्या आपको लॉ यहां पर अलाउ करेगा इसके रिगार्डिंग ओरल स्टेटमेंट देने के लिए या फिर ये प्रूव करने के लिए कि आपके बीच में एक ओरल एग्रीमेंट हुआ था रिगार्डिंग अ सिचुएशन जिसके ऊपर जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो साइलेंट है? यस। नेक्स्ट प्रोवाइजो यहां पर ये कहता है कि अगर कोई भी कंडीशन प्रेसिडेंट था बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट तो उसके रिगार्डिंग भी आप एविडेंस दे सकते हो। दैट कुड बी ओरल एविडेंस ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि सेक्शन 95 और 94 क्या प्रोहिबिट कर रहा है आपको? ओरल एविडेंस प्रोहिबिट कर रहा है ना। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो आप दे ही रहे हो, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। और अगर आपने वेरिएशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रडिक्शन किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू किया है तो सेक्शन 94 95 उसको भी अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो हम बात किस एविडेंस की कर रहे हैं? ओरल एविडेंस की, क्योंकि आपके बीच में एक ओरल एग्रीमेंट हुआ है ना रिगार्डिंग एनी कंडीशन प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर वो डॉक्यूमेंट में होता तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे तो आप डॉक्यूमेंट को ही प्रूव कर सकते थे। 94 95 में एंटर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको, ठीक है, मतलब उसकी प्रोहिबिशन में। ओके, नेक्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है कि आप किसी सब्सिक्वेंट डिस्टिंक्ट ओरल एग्रीमेंट के थ्रू जो एग्रीमेंट है उसको मॉडिफाई या फिर रिसाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर लॉ ने स्ट्रिक्टली कहा है कि किसी डॉक्यूमेंट को आपको रजिस्टर करना है और आपने उसको रजिस्टर कर दिया है तो आप किसी भी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट से उसको रिसाइंड या मॉडिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगर कोई यूजेज और कस्टम है वो एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में तो उसके रिगार्डिंग भी आप ओरल एविडेंस दे सकते हो। इज दैट क्लियर? लेकिन और जो इसका नेक्स्ट प्रोवाइजो है वो इसी प्रोवाइजो का एक एक्सेप्शन है कि अगर उस यूजेज और कस्टम को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए कोई टर्म डाला गया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो फिर उस यूजेज और कस्टम के ऊपर कोर्ट रिलाय नहीं करेगा। और लास्ट प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट में कोई टर्म है जो थोड़ा एम्बिग्यूअस है तो उसकी एम्बिग्विटी को क्लियर करने के लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हो। इज दैट क्लियर? तो दीज ऑल वर द एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 95। अब इसके कुछ केस लॉस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके इलस्ट्रेशन करके इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। आई गेस ये बहुत बड़ा हो गया लेक्चर, बट तो जल्दी जल्दी करते हैं इसको, ठीक है। गोदरा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 1975 सुप्रीम कोर्ट। To prove the ambiguity, oral evidence of the surrounding circumstances can be given. For example, a statement made by the parties at the time of entering into the contract, the conduct of the parties, etc. ठीक है, ये सेक्शन 95, सेक्शन 92 इंडियन एविडेंस एक्ट एंड दिस इज बीएसए, प्रोवाइजो 6 है, उसके ऊपर जजमेंट अप्लाई होता है। वो यही कहता है कि अगर कोई भी एम्बिगुअस टर्म है तो ये उसकी एम्बिग्विटी को क्लियर करने के लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हो, ठीक है। यही कह रहा है। आगे देखते हैं, एसबीआई एंड अनदर वर्सेस मुला सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, इट्स मुल्ला आई गेस, ठीक है। 2006 सुप्रीम कोर्ट, इट वाज हेल्ड दैट इन ऑर्डर टू अप्लाई प्रोवाइजो 6 टू सेक्शन 92 there has to be proof that there was an ambiguity in the document. If the document is not ambiguous, then evidence surrounding circumstances cannot be given. For instance, if the document clearly specifies that it is a bank guarantee, then oral evidence cannot be adduced to prove that it is an indemnity. Clear है? कुछ समझाने की जरूरत नहीं है मेरे को। Anglo American Metallurgical Coal Private Limited versus MMTC Limited, 2021 Supreme Court. It was held that Section 92 provides Proviso 6, illustration F, read with Section 95 of Indian Evidence Act, dealing with latent ambiguity applies when the plain language of a document on the face of it is not ambiguous, but it is unmeaning in light of the existing circumstances. Evidence may be given to prove the sense in which the language has been used. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करना latent and patent defects, ठीक है।
तो वहां पे आपको मैं समझा दूंगा इस जजमेंट का मतलब क्या है, इसको छोड़ दीजिए। मतलब बेसिकली यहाँ पर भी यही कह रहा है, इन शॉर्ट अगर आपको समझा दूं तो यही कह रहा है कि देखो अगर जो टर्म है वो अनएम्बिगुअस है, वो एकदम क्लियर है, तो वहां पर आप एविडेंस नहीं दे सकते रिगार्डिंग इट्स एम्बिग्विटी। ठीक है, और हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि वो जो टर्म है वो एम्बिगुअस है कि अनएम्बिगुअस है, ये हम पता लगाएंगे सराउंडिंग फैक्ट से। क्या पता हो किसी पार्टी को, बाद में जाके वो डिस्प्यूट खड़ा कर रहा हो कि मेरे को पता ही नहीं था यहाँ पे टर्म क्या कह रहा है। नाउ V. Anant Raju and another versus T.M. Narasimhan and others 2021 Supreme Court. Here the court was dealing with the validity of the terms of a partnership deed and held that in light of section 91 and 92 of Indian Evidence Act, the evidentiary value of the written partnership deed stands on a higher pedestal than the oral evidence of the parties. ठीक है, मतलब यहाँ पर बेसिकली कोर्ट ने क्या बोला कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, तो जनरली इसके ऊपर कोई भी प्रोवाइजो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, क्यों? इसका बेसिक सा रीजन यही है कि ऐसे डॉक्यूमेंट बहुत ही फॉर्मल इन कैरेक्टर होते हैं, तो हम यहाँ पर जनरली किसी प्रोवाइजो में एंटर नहीं करते। इट वॉज ऑल्सो हेल्ड दैट व्हेन द पार्टीज पुट देयर एग्रीमेंट इन राइटिंग, इट इज कंक्लूसिवली प्रिज्यूम्ड दैट द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज दैट द राइटिंग इज द फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट ऑफ देयर इंटेंशंस। क्लियर है? लास्ट केस Maharaja Singh and others versus Karan Singh, dead, through LRs and others 2024 Supreme Court. It was held that section 91 and 92 Indian Evidence Act does not prevent the party from giving oral evidence on the issue whether the parties had actually agreed to enter into the agreement or not. ठीक है, अब वो नहीं एंटर करने के लिए एग्रीमेंट, मतलब आई डोंट नो इस जजमेंट का क्या स्कोप है। ठीक है, मैंने इसको कवर तो कर लिया है, लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, यहाँ पर कोर्ट ये कह रहा है कि आपको हम प्रोहिबिट नहीं करेंगे एविडेंस देने से अगर आप ये एविडेंस देना चाहते हो कि आपकी इंटेंट थी कि नहीं एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए, एंटर करने की। ठीक है, तो इस पे तो भाई सेक्शन 95 का जो प्रोवाइजो 1 है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, तो पता नहीं ये लिखने क्या जरूरत थी, छोड़ो। समझ में आ गया आपको? ठीक है, इनके नोट्स मैं आपको दे दूंगा, बट अगर आपको लाइक मेरी बातें सुन के कुछ नोट्स बनाने का मन करता है तो आप बनाइए, बहुत अच्छी चीज़ है। जो प्रैक्टिस आपको फॉलो करना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मेरी बातों को सुन के, क्योंकि केस लॉस तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ठीक है, डिक्टेशन आपको मेरे नोट से मिल जाती है। नाउ मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बेस्ट प्रैक्टिस आपको फॉलो करना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मेरे लेक्चर्स को देखने के बाद आप बैरेट खोलिए और बैरेट को खोल के खुद ही अपने नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, नाउ लेट्स डू द इलस्ट्रेशंस, जल्दी से कंक्लूड करते हैं करके। ए तो हमने कर लिया, बी पे आते हैं। ए एग्रीज एब्सोल्युटली इन राइटिंग टू पे बी 1000 rupees on 1st March 2023. The fact that at that same time an oral agreement was made that the money should not be paid till the 31st March 2023 cannot be proved. प्रोवाइजो 1 पे मेन पार्ट अप्लाई हो रहा था सेक्शन 95 का, प्रोवाइजो 2 पे भी मेन पार्ट ही अप्लाई हो रहा है। क्यों अप्लाई हो रहा है? यहाँ पर क्या कह रहा है, ए जो है वो बी के साथ राइटिंग में एक एग्रीमेंट करता है कि वो 1000 रुपीज उसको देगा, कब? ऑन 1st March 2023 को। उसी सेम दिन बी ऐसा कहता है कि हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हो गया था कि पैसा जो है वो मैं 31st March 2023 को दूंगा। यहां पर इसका जनरल पार्ट अप्लाई होगा, इसके ऊपर कोई भी एक्सेप्शन नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो कोई भी ओरल एविडेंस नहीं दे सकता रिगार्डिंग दिस कि इनके बीच में एक ओरल एग्रीमेंट हुआ था और 31 मार्च 2023 को डेट स्टिपुलेट किया गया था फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। फिर से पढ़ लेते हैं। A agrees absolutely in writing to pay B 1000 rupees on the 1st March 2023. The fact that at the same time an oral agreement was made that the money should not be paid till 31st March 2023 cannot be proved. It's not a subsequent distinct oral agreement. ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा है ना सेम टाइम, एट द सेम टाइम, सब्सिक्वेंट नहीं हो रहा है, सेम टाइम पे हो रहा है। नेक्स्ट, एंड स्टेट मतलब क्या है? प्रॉपर्टी कॉल्ड द रामपुर टी स्टेट इज सोल्ड बाय अ डीड विच कंटेन्स अ मैप ऑफ द प्रॉपर्टी सोल्ड. द फैक्ट दैट लैंड नॉट इंक्लूडेड इन द मैप had always been regarded as part of the state and was meant to pass by the deed cannot be proved. बेसिकली एक सेल डीड है, ठीक है, इसके थ्रू एक स्टेट को ट्रांसफर किया जा रहा है। अब इस सेल डीड, जब जो सेल डीड होता है मैं आपको बताता हूँ, सेल डीड में ना मैप भी अटैच्ड होता है, जिसको आपको रजिस्टर करवाना होता है ना, उससे एक मैप भी अटैच होता है उस एरिया का। इसमें लाइक उसमें पूरा लिखा होता है सेल डीड में कि सपोज ये अगर प्रॉपर्टी है तो इसके ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, मतलब जो भी आप मान लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपना वीडियो देखते हुए, ठीक है, इसमें
क्या क्या चीज़ें हैं कि अगर ईस्ट में इसका कोई रोड जा रहा है, वेस्ट में एक घर अटैच्ड है, ये सारी चीज़ें आपको लिख के स्टिपुलेट करना पड़ता है कि कितना एरिया आप ट्रांसफर कर रहे हो थ्रू द पर्टिकुलर सेल डीड। ठीक है, तो यहाँ पर सी क्या कहता है कि एक स्टेट है रामपुर टी स्टेट, रामपुर टी प्रॉपर्टी, इसको बेचा जा रहा है। जनरली क्या होता था कि रामपुर टी स्टेट को बेचते हुए इसके साथ में एक लैंड अटैच्ड है, उसको भी पैरेलली बेचा जाता था हर बार। लेकिन जब इस बार बेचा गया तो इस लैंड को नहीं बेचा गया, सिर्फ रामपुर टी स्टेट को ही बेचा गया। तो बंदा कहता है कि ये तो एक यूजेज और कस्टम हो गया है कि आपको उस लैंड को बेचना है। क्या ये कोर्ट अलाउ करेगा? नहीं अलाउ करेगा। क्यों नहीं अलाउ करेगा? बिकॉज जो सेल डीड होता है वो बहुत ही फॉर्मल इन नेचर होता है। ठीक है, कोई भी आम इंसान एक सेल डीड को, इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल डीड को ड्राफ्ट नहीं कर सकता। यू नीड अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन दीज थिंग्स। इज दैट क्लियर? नाउ तो यहां पर कोई भी प्रोवाइजो अगेन अप्लाई नहीं हो रहा, रैदर जो सेक्शन 95 का जनरल पार्ट है वही अप्लाई हो रहा। डी में आते हैं। ए एंटर्स इनटू अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू वर्क सर्टेन माइंस द प्रॉपर्टी ऑफ बी अपॉन सर्टेन टर्म्स। ए वॉज इंड्यूस्ड टू डू सो बाय मिसरिप्रेजेंटेशन बाय ऑफ बीज एज टू देयर वैल्यू, दिस फैक्ट मे बी प्रूव्ड। तो बहुत आसान है, इसके ऊपर आपका प्रोवाइजो 1 अप्लाई होगा। ठीक है, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, फोर्स, ये सब चीजें हैं, तो यहां पर प्रोवाइजो 1 अप्लाई होगा। आगे, A institutes a suit against B for the specific performance of a contract and also prays that the contract may be reformed as to one of its provisions, as that provision was inserted in it by mistake. A may prove that such a mistake was made as would by law entitle him to have the contract reformed. ठीक है, तो यहां पर कौन सा अप्लाई हो रहा है आपका? अगेन प्रोवाइजो 1। नेक्स्ट, A orders goods of B by a letter in which nothing is said as to the time of payment and accepts the goods on delivery. B sues A for the price. A may show that the goods were supplied on credit for a term still unexpired. मतलब यहाँ पर क्या है, A जो है वो B से कुछ गुड्स ऑर्डर करता है, ठीक है, जिसमें पेमेंट कब होगा, टाइम ऑफ पेमेंट, इसके रिगार्डिंग कोई भी मेंशन नहीं होता है। अब यहाँ पे जो लेटर है इसको हम एक एग्रीमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जो A ने B को लेटर भेजा था ना कि मेरे को गुड्स सप्लाई कर दो, इसको हम एक एग्रीमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। उसमें टाइम ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला गया था। तो यहां पर बाद में ए जो है वो ये कह सकता है कि मेरे और बी के बीच में एक ओरल एग्रीमेंट हुआ था कि जो पेमेंट है वो मैं तब करूंगा जब आप सामान सप्लाई कर दोगे और जो पेमेंट का टाइम है वो अभी अनएक्सपायर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो एफ है इसके ऊपर आपका प्रोवाइजो 5 प्लस जो साइलेंट वाला था कहा गया, और प्रोवाइजो 2, ये दोनों अप्लाई होंगे। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे एक जगह साइलेंट भी है रिगार्डिंग द टाइम ऑफ पेमेंट एंड साथ ही साथ इट कुड बी पॉसिबल कि इनके बीच में एक ओरल एग्रीमेंट भी हुआ हो रिगार्डिंग द टाइम ऑफ पेमेंट। नाउ ए सेल्स बी अ हॉर्स एंड वर्बली वारंट्स हिम साउंड। ए ने बी को एक घोड़ा बेचा और उसको बोला, ओरली बोला कि ये घोड़ा जो है ये साउंड है, अनसाउंड नहीं है। ए गिव्स बी अ पेपर इन दीज वर्ड्स। ए ने फिर बी को एक पेपर भी दिया, इसमें लिखा था बॉट ऑफ ए अ हॉर्स फॉर 30,000 रुपीज, मतलब इसने मेरे से घोड़ा खरीदा है 30,000 रुपए में। बी में प्रूव द वर्बल वारंटी। यहां पर बी जो है ये वर्बल वारंटी को प्रूव कर सकता है बिकॉज इट इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट कंडीशन प्रेसिडेंट के साथ यहां पे आपका प्रोवाइजो 2 एंड प्रोवाइजो 3 दोनों अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि साउंडनेस के रिगार्डिंग वहां पर ये साइलेंट है तो ये भी अप्लाई होगा एंड साथ ही साथ ये एक कंडीशन प्रेसिडेंट भी है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ए हायर्स लॉजिंग्स ऑफ बी एंड गिव्स बी अ कार्ड ऑन विच इज रिटन रूम्स 10,000 रुपीज अ मंथ। ए में प्रूव ए वर्बल एग्रीमेंट दैट दीज टर्म्स वर टू इंक्लूड पार्शियल बोर्ड। देखिए पार्शियल बोर्ड मतलब क्या होता है, खाना भी इंक्लूड है। ठीक है, फूड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट, इसको हम कहते हैं पार्शियल बोर्ड। अब यहां तक इसको ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इलस्ट्रेशन एच को, तो पहले एक पार्ट को पढ़ लेते हैं। ए हायर्स लॉजिंग्स ऑफ बी। लॉजिंग्स मतलब वही होता है कि आपने किसी के होटल वगैरह में आप रुकने गए, लॉजिंग्स ऑफ बी, एंड गिव्स बी अ कार्ड on which is written rooms 10,000 rupees a month. A may prove a verbal agreement that these terms were to include partial board. तो जो ये partial board वाला सिचुएशन है यहां तक आपका प्रोवाइजो 2 अप्लाई होगा। ठीक है, और साथ ही साथ प्रोवाइजो 5 भी अप्लाई होगा बिकॉज इट इज अ यूजेज एंड कस्टम फॉलोड इन दैट पर्टिकुलर लॉजिंग की वहां पर एक मिनट, यही था ना, प्रोवाइजो 5 ही था ना, मैं चेक कर लूं। हाँ, यूजेज और कस्टम भी है इस होटल में कि ये लॉजिंग के साथ में पार्शियल बोर्ड भी देते हैं। ठीक है, ओके
और सेकंड प्रोवाइजो क्यों यहां पे अप्लाई होगा? बिकॉज द एग्रीमेंट इज साइलेंट अपॉन partial board. आगे, A hires lodging of B for a year and a regularly stamped agreement drawn up by an advocate is made between them. It is silent on the subject of board. A may not prove that board was included in the term verbally. तो यहाँ पर इतने पार्ट में ये जो आपका पार्ट है प्रोवाइजर 2 and 5 अप्लाई होगा, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर मेन पार्ट अप्लाई होगा. क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत फॉर्मल इन कैरेक्टर है, तो वहां पे हम किसी भी एक्सेप्शन का रिलीफ एग्रीव पार्टी को नहीं देंगे. नेक्स्ट, I. A applies to B for a debt due to A by sending a receipt for the money. B keeps the receipt and does not send the money. In a suit for the amount, A may prove this. छोड़ दो ये, ठीक है. Next, J. A and B make a contract in writing to take effect upon the happening of a certain contingency. एक contingent contract के regarding बात कर रहा है. The writing is left with B who sues A upon it. A may show the circumstances under which it was delivered. ठीक है. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ये इतने इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन थे नहीं लास्ट के दो, बट अगर आपको समझना होगा तो मुझे बोल देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा. किसी भी इलस्ट्रेशन में, किसी भी पॉइंट में, किसी भी पार्ट में आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा. बार बार रिपीट करता हूँ, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा दूंगा. ठीक है. सो थैंक यू सो मच. दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.